दोस्तों, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा मानना है आप लोग ठीक होंगे। यार, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है कि मैं दोबारा अपने चैनल पर एक्टिव हो चुका हूँ। यानी एक और डरावनी कहानी लेकर के आ चुका हूँ। तो चलिए फटाफट जो अपने हेडफोन हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि कहानी शुरू होती है यहाँ से। वेंडिगो के बारे में सुनाई जाने वाली कहानियाँ लोगों को इससे सावधान करने वाली कहानियों के रूप में काम करती है। आप भी सुनिए, क्या पता आपका भी कभी इससे सामना हो जाए। अलास्का में अपने दादा दादी के पास छुट्टियां मनाने गई अनन्या अब लगभग 15 साल की होने वाली थी। कुछ 2 हफ्तों के बाद ही उसका जन्मदिन भी आने वाला था। हर बच्चे की तरह वो भी अपने जन्मदिन के लिए बहुत खुश थी। हड्डियों को कपा देने वाली सर्दी के बीच एक छोटे से केबिन में उसके दादा दादी रहा करते थे। अपनी दादी के साथ बैठी अनन्या फायर प्लेस के सामने बैठी अपनी दादी से बातें कर रही थी। बातों ही बातों में उसने अपने दादी से कहा, दादी, मुझे भी कोई भूत की कहानी सुनाओ ना। मेरे सभी दोस्त अपने दादा दादी के पास जाते हैं तो उनके पास कई सारी कहानियाँ होती हैं। आप मुझे कभी कोई कहानी नहीं सुनाती, प्लीज़ आज सुनाओ ना। मासूम अनन्या की तरफ देखते हुए उसकी दादी बोली, अरे बेटा, क्या सुनाऊं, तेरे दादाजी से पूछ, वो जवानी में बहुत जंगल जाया करते थे, उनके पास कई सारी कहानियाँ होंगी। अनन्या अपने दादाजी के पास भाग कर गई और बोली, दादाजी, आप ही मुझे कहानी कोई क्यों नहीं सुनाते। दादी हमेशा यही करती है, वो मुझे हमेशा कभी कोई कहानी नहीं सुनाती। क्या आप दोनों मुझसे प्यार नहीं करते या ऐसा सोचते हैं? क्या अनन्या डर जाएगी? अब मैं नहीं डरती, अब मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ। मुझे अभी के अभी कोई डरावनी सी कहानी सुनाओ ना दादू, प्लीज़। अपनी पोती के पास इस मासूम की शक्ल और बचपन भरी बातों से जैक मुस्कुराए और बोले, अरे बेटा अनन्या, कुछ नहीं है जैसा तुम्हें लगता है। तुम तो मेरी बहादुर बच्ची हो। आओ बैठो मेरे पास, मैं तुम्हें एक भयानक राक्षस की कहानी सुनाता हूँ। अपने दादाजी की बात को सुनकर अनन्या बहुत खुश ज़्यादा हो गई और खुशी खुशी उनके पास बैठकर कहानी सुनने लगी। जैक ने अभी कहानी शुरू भी नहीं किया था कि उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। इस दस्तक ने 1 मिनट के लिए सभी को डरा दिया। जैक सोच में पड़ गया कि रात के इस समय आखिरकार कौन घर पर दस्तक दे रहा है। डरते डरते मैरी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने विलियम खड़ा था। दरअसल विलियम जैक का छोटा भाई था, जो कि कई सालों से मिशिगन में रहता है और आज वो भी कई सालों के बाद अपने भाई से मिलने अलास्का आया है। विलियम को देखकर मैरी बोली, अरे विलियम, तुम यहाँ कैसे? अरे फ़ोन ही कर दिया होता तो हम तुम्हें लेने आ जाते। इतनी बर्फ़बारी में तुम परेशान हो गए होगे। व्हील चेयर पर बैठा जैक अपने छोटे भाई को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। दोनों भाई आपस में गले मिले और बातें कर ही रहे थे कि अनन्या दोनों की बातों को बीच में काटती हुई बोली, दादाजी, ये गलत बात है ना। आप मुझे कहानी सुनाने वाले थे, आप तो विलियम अंकल से बातें करने बैठ गए। अब मुझे कौन कहानी सुनाएगा? अनन्या की बात पर दोनों भाई हंसते हुए बोले, हा हा हा, अरे बेटा अनन्या, हम दोनों तुम्हें एक एक कहानी सुनाएंगे, तुम्हें नाराज़ नहीं करेंगे। जैक ने विलियम से कुछ बात की और फिर कहानी सुनाने से पहले अनन्या की तरफ देखता हुआ बोला, मेरी बच्ची, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी
और खौफनाक है। तुम्हें कहीं भी डर लगे तो मुझे रोक लेना। ये कहानी मेरे दोस्त जैकब के साथ घटी घटना है। जैकब को शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ और उसके पास कई अलग अलग प्रकार की बंदूकें भी हुआ करती थी, जिनका इस्तेमाल वो अलग अलग किस्म के जानवरों का शिकार करने में किया करता था। एक रोज़ जैकब अपने 3 दोस्त, जिनका नाम टॉम, अब्राहम और पॉल था, उनके साथ कनाडा के अल्बर्टा में बसे बैफ में नेशनल पार्क गए। उनको वहां पहुंचने में रात हो चुकी थी। थकान की वजह से चारों ने बॉनफायर जलाई और साथ लाया मटन पकाया, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। सर्दियों की वो रात बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रही थी। टेंट के पास जल रही बॉनफायर के चारों ओर बैठे वो सब बियर पीते हुए आपस में बातें कर रहे थे। हर कोई अपने साथ लाई बंदूकों की तारीफ और खासियत बता रहा था। मस्ती मजाक के बीच गूंजी एक आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। मुमकिन है वो छोटी सी लकड़ियों के टूटने की आवाज़ थी। जंगल के बीच से आती वो आवाज़ किसी को भी डरा देने के लिए काफ़ी थी। जैकब ने अपने दोस्तों के तरफ देखते हुए पूछा, आखिर ये कैसी आवाज़ थी यार? इतनी रात में यहाँ कौन होगा? जैकब के दोस्त टॉम ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अरे जंगल है यार, कोई गिलहरी या कोई खरगोश होगा, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। हमारे पास बहुत बंदूकें हैं और आग भी जली हुई है। ऐसे में कोई भी जानवर हमारे पास आने से कतराएगा ही। टॉम की कही बात को सुनकर सभी दोस्तों ने अपनी अपनी बियर की बोतलों को करीब लाकर आपस में टकराकर एक साथ ज़ोर से बोला, हार्ट फॉर लाइफ, हार्ट फॉर लाइफ। दरअसल ये उनका नारा हुआ करता था। वो जब भी शिकार पर जाते थे, अपने शिकार की शुरुआत हमेशा इसी नारे से करते थे। इसके बाद सबने खाना खाया और अपने अपने टेंट में आराम करने चले गए। रात गहराती चली गई और सब धीरे धीरे नींद के आगोश में समाने लगे। कुछ देर बाद जैकब को उनके टेंट के आसपास किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। कई देर तक आती इन आवाज़ों ने जैकब के साथ उसके दोस्तों को भी नींद से जगा दिया। जैसे जैसे चलने की वो आवाज़ धुंधली होने लगी, वैसे ही तीनों दोस्तों को अपने अपने वॉकी टॉकी पर टॉम की आवाज़ सुनाई दी। टॉम उन्हें बता रहा था, दोस्तों ये शिकार का समय है, अपने अपने हथियार तैयार करो और जल्दी से उस आवाज़ का पीछा करना शुरू करो। टॉम की बात सुन सभी ने अपने अपने हथियारों को तैयार किया और उस आवाज़ के पीछे हो लिए। अभी वो लोग थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें अलग अलग दिशाओं में से किसी के सूखे पत्ते पर चलने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, तो कभी छोटी टहनियों के टूटने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। चारों दोस्त एक गोल घेरा बनाकर अलग अलग दिशाओं में अपनी बंदूकों में लगे नाइट विज़न लेंस से आसपास देख रहे थे। करीब 15 से 20 मिनट ऐसे ही एक जगह खड़ा हो रहने के बाद अब्राहम ने सभी को एक सुझाव देते हुए कहा, देखो भाइयों, इस तरह हम कभी भी उस जानवर का शिकार तो क्या, ये भी पता नहीं लगा पाएंगे कि वो चीज़ है क्या। मेरा सुझाव है, हमें 2-2 टुकड़ियों में बट जाना चाहिए। जैसे ही किसी को वो नज़र आता है, फ़ौरन अपनी ओर उस चीज़ की लोकेशन वॉकी टॉकी पर अपडेट करें और सभी लोग लोकेशन मिलते ही जगह पर पहुंचेंगे। और ये सुनकर सभी को अब्राहम की बताई टेक्निक पर पसंद आई
और उन्होंने डिसाइड किया कि सभी इसी टेक्निक से उसका शिकार करेंगे। चारों दोस्तों ने दो दो की टीम बनाई और एक तरफ टॉम और अब्राहम थे और दूसरी तरफ जैकब और पॉल थे। दोनों टीम अलग अलग दिशा में गए। कुछ दूर जाने के बाद टॉम ने अब्राहम से कहा, तुम्हें दूसरी तरफ देखना चाहिए, जैसे ही कुछ पता चले वॉकी टॉकी पर मैसेज देना। अब्राहम दूसरे रास्ते पर कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि उसे जंगल में से एक अजीब सी शांति का आभास हुआ। न हवा के बहने की आवाज़ थी, न ही जंगल में रात को भोजन की तलाश में निकलने छोटे जीवों और कीट पतंगों की। ये आभास होते ही अब्राहम ने अपना वॉकी टॉकी उठाया और बोलने लगा, टॉम, जैकब, पॉल, मुझे कुछ अजीब लग रहा है यार, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अपनी बात रखकर अब्राहम जवाब का इंतज़ार कर ही रहा था, मगर जल्द ही उसे पता लग चुका था कि उसका वॉकी सिग्नल नहीं पकड़ रहा है। उसकी कही कोई बात किसी के पास नहीं पहुंची। अब्राहम ने अपना रास्ता बदलने के लिए एक कदम पीछे लिया ही था कि घुप अंधेरे में चमकती दो पीली आंखों पर उसकी नज़र पड़ती है और अगले ही पल वहाँ कुछ नहीं होता। अब्राहम इसे अपना वहम मानकर सावधानी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आने के साथ ही उसके कानों में धुंधली सी एक आवाज़ सुनाई दी, अब्राहम, अब्राहम, मेरे पास आओ, मेरी मदद करो, मैं जख्मी हूँ। टॉम की इस आवाज़ की सुन अब्राहम बिना सोचे समझे जंगल की असीम गहराइयों में उतरता गया। लगातार टॉम की आवाज़ लगाते हुए वो एक ऐसी जगह जा पहुँचा जहाँ सड़े हुए मांस की बदबू वातावरण को दूषित कर रही थी। अब्राहम ने अपने आसपास टॉर्च जलाकर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन ही मानो खसक गई। अब्राहम के चारों तरफ अलग अलग जानवरों के सड़े गले शरीर पड़े हुए थे, मगर हैरान की बात तो ये थी कि सभी जानवरों को एक ही तरीके से मारा गया था। पहले उनके गले को निशाना बनाया गया, फिर उनका दिल और लीवर खाकर शरीर को वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। अब्राहम किस डर से गुजर रहा था, इसका अंदाज़ा लगाना भी कल्पना से परे था। उसने फ़ौरन अपनी वॉकी टॉकी उठाया और थरथराती हुई आवाज़ में बोलने लगा, हेलो, कम इन, हेलो, कम इन, 34 डिग्री नॉर्थ वेस्ट और 78 डिग्री साउंड मेरी लोकेशन है। अगर कोई यहाँ सुन रहा है तो मेरी जान खतरे में है, मेहरबानी करके मुझे बचा लो। और इतना बोलकर अब्राहम ने अपना वॉकी टॉकी वहीं पर गिरा दिया और पेड़ पर चढ़ के बैठ गया। दूसरी तरफ पॉल को अब्राहम का संदेशा मिल चुका था, मगर वो अब्राहम से बिल्कुल उल्टी दिशा में करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर था। उसने टॉम और जैकब से बात करने की कोशिश की, मगर असमर्थ रहा। आखिरकार उसने अकेले ही अब्राहम की मदद करने का फैसला किया। पॉल अब्राहम को आवाज़ देता आगे बढ़ ही रहा था कि उसके कानों में भी वही आवाज़ गूंजी, पॉल, मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। और फिर इसके बाद दोबारा से वही अलौकिक शांति फिर से छा गई। आवाज़ की ओर बढ़ता पॉल 5 पेड़ों के बीच आ खड़ा हुआ और ज़ोर ज़ोर से टॉम को आवाज़ें लगाने लगा। छोटी छोटी झाड़ियों में अचानक हुई हलचल ने पॉल का ध्यान अपनी ओर खींचा तो उसके सामने एक 8 से 9 फीट ऊंचा जीव खड़ा हुआ था। इतनी भयानक शक्ल उसने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। हिरन का चेहरा लिए इंसानी शरीर, जिसके हाथ घुटनों तक लंबे थे, अपनी पीली आंखों से पॉल को घूरे जा रहा था।
अजीब सी आवाज़ें निकालता हुआ वो जीप पॉल की ओर बढ़ने लगा तो पॉल ने बिना कुछ सोचे समझे अपने ऑटोमेटिक गन से अंधाधुन गोलियां उस जीप पर बरसा दी। गोलियां ख़त्म हो गईं, मगर उस जीव को ज़रा भी चोट नहीं लगी, बल्कि उस जीव का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ चुका था। उसने अपने लंबे हाथों के नुकीले पंजों द्वारा एक ही बार में पॉल का हाथ उखाड़ के धड़ से फेंक दिया। दर्द से कराता हुआ पॉल बचने के लिए भागना चाहता था, मगर उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा कर वो भागने लगा, मगर उसकी ये टेक्निक किसी काम की नहीं बची थी। जिस जीव से उसका सामना हुआ था वो जाना माना वहशी वेंडिगो था। दर्द और डर का भाव साथ मिलकर ऐसी भयानक आवाज़ पैदा कर रहे थे जो किसी के भी दिल को रौंदने के लिए काफ़ी थी। पेड़ों पर उछलता वेंडिगो दोबारा पॉल के सामने आ खड़ा हुआ और एक ही झटके में पॉल के दोनों पैरों को पकड़कर उसे हवा में लटका दिया। जान की भीख मांगता हुआ पॉल मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसकी दर्द और डर से भरी चीखें थोड़ी दूर शिकार कर रहे टॉम के कानों में पड़ी और वो पॉल की मदद के लिए आवाज़ की दिशा में भागने लगा। थोड़ी ही देर में उसके सामने एक बहुत ही घिनौना और डरावना दृश्य था। वेंडिगो ने पॉल के दोनों पैरों को अलग अलग दिशा में खींचकर उसे बीच से दो टुकड़ों में बांट दिया था। खून में लथपथ वेंडिगो गुस्से भरी नज़रों से टॉम की तरफ देख ही रहा था कि अपनी जान बचाने के लिए टॉम ने अपने हाथ में पकड़ी शॉटगन से एक के बाद एक 15 राउंड फायर कर दिए। अगर यहाँ शेर भी होता तो इस वार से बच भी नहीं पाता, मगर जैसे ही धुआं छटने लगा टॉम को अपनी मौत साफ साफ नज़र आने लगी, क्योंकि वेंडिगो पर किसी भी गोली का कोई असर नहीं हुआ था। एक हाथ में पॉल का दिल और दूसरे हाथ में उसका लीवर लिए हुए वो वेंडिगो खड़ा हुआ चीखता हुआ टॉम की ओर दौड़ पड़ा। अपनी बंदूक को वहीं फेंक टॉम मदद की गुहार लगाता हुआ जंगल में इधर से उधर भाग रहा था। वहीं दूसरी तरफ वेंडिगो को दो पैरों पर किसी इंसानों की तरह भाग रहा था। उसके मुंह में दबा पॉल का दिल खून की धार बनाता आगे बढ़ रहा था। टॉम की चीखें सुन अब्राहम ने पेड़ से नीचे उतरकर टॉम की जान बचाने का फैसला किया और अपनी असलॉल्ट राइफल आवाज़ की दिशा में तानकर भागने लगा। थोड़ी दूर भागने पर उसे झाड़ियों में हलचल नज़र आई और बिना सोचे समझे अब्राहम ने 4 गोलियां झाड़ियों में ही चला दी। जब उसे सामने से कोई प्रतिक्रिया होती नज़र नहीं आई तो दबे पांव अब्राहम झाड़ियों में घुस गया, मगर उसने जिस पर गोली चलाई थी वो वेंडिगो नहीं था, बल्कि उसका जिगरी दोस्त टॉम ही था। चारों गोलियों के सिर में लगने की वजह से टॉम की मौके पर ही मौत हो गई। उसके सिर में हुए छेदों के खून के फुहारे निकल रहे थे, जिस वजह से अब्राहम के सारे कपड़े खून में सन चुके थे। अपने दोस्त की मौत का शोक मनाता हुआ अब्राहम रोते रोते टॉम के वॉकी टॉकी पर बोलने लगा, टॉम अब नहीं रहा। हम जिसका शिकार करने आए थे वो अब हमारा शिकार कर रहा है। अरे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागने में ही भलाई है। 5 मिनट में सभी लोग कार के पास पहुँचो, नहीं तो हमारी मौत भी पक्की है। और किस्मत से ये मैसेज जैकब के पास पहुँच चुका था। अपने साथियों की तलाश में परेशान जैकब भी मायूसी के साथ कार की तरफ बढ़ने लगा, मगर जब तक वो वहाँ पहुँचता अब्राहम और वेंडिगो
आमने सामने खड़े थे। डर से कांपता हुआ जैकब एक पेड़ के पीछे छुप गया और अपनी आँखों से अपने दोस्त को उसने मरता हुआ देखा। मगर अब्राहम को आसान मौत नहीं मिली। वेंडिगो ने पहले उसके दोनों हाथों को तोड़ उसे हवा में उछाल उछाल कर अपनी नुकीले पंजों से उसकी कमर और पेट पर अनगिनत घाव बना दिए, जिन घाव से रिश्ता हुआ खून उसके चेहरे और हाथों पर बहने लगा। अब्राहम के खून का कुछ देर स्वाद लेने के बाद वेंडिगो ने अपने जबड़े में अब्राहम का सिर डाला और एक ही झटके में उसे बिखेर कर रख दिया। फिर वो कुछ ही देर उसकी लाश के अंदर से दिल और लीवर को निकाल कर खाने लगा। खाते हुए उसके सुर्ख पीली आंखें जैकब को ही तलाश रही थी। करीब आधा घंटा डर के साये में रहने के बाद जैकब को एक मौका मिल ही गया। वो भागता हुआ कार में बैठा और पूरी रफ्तार से कार को भगाने लगा। जैकब ये बखूबी जानता था कि अगर उसने अपनी जान बचानी है तो किसी भी तरह उसे इस जंगल से बाहर ही निकलना पड़ेगा। नहीं तो अगर उसे अपनी जान बचानी है तो किसी भी तरह उसे इस जंगल से बाहर निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके दोस्तों की तरह ही वेंडिगो उसे भी मार डालेगा। जैकब अपनी सारी शक्ति से कार को दौड़ाने में लगा हुआ था और वो जंगल के किनारे भी पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर सांत्वना का भाव उमड़ पड़ा और वो भावुक हो गया, लेकिन किस्मत आज उसके साथ कुछ कम नज़र आ रही थी। पेड़ों के बीच से भागता हुआ वेंडिगो जैकब की कार के साथ साथ भाग रहा था। अपने एक ही पंजे के सहारे वेंडिगो ने कार का दरवाज़ा ही उखाड़ फेंका। जैकब अब जल्दी ही पक्की सड़क पर पहुंचने वाला था और वहां पहुंचकर वेंडिगो भी उसका पीछा नहीं कर पाएगा। जैकब पक्की सड़क पर पहुंच गया था, मगर किस्मत आज उसके साथ थोड़ी कम थी। पेड़ों के बीच में से उड़ता हुआ एक हाथ आया और जैकब की दाहिनी हाथ को अपने साथ खींच कर ले गया। अब जैकब की जान कोई चमत्कार ही बचा सकता था, मगर जैकब ने अपनी हिम्मत को नहीं जाने दिया। एक हाथ से कार चलाते हुए उसने पूरा जंगल पार किया। हालांकि वेंडिगो अभी भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक वक्त के बाद अपने आप वेंडिगो भी पलट गया। आखिरकार जैकब ने हिम्मत न हारकर अपनी जान बचा ही ली। जैकब की कहानी सुनकर जैक ने अनन्या से पूछा, बेटी तुम्हें डर तो नहीं लगा ना? जैक की बात सुनकर अनन्या बोली, नहीं दादाजी, अभी डर नहीं लगा। अभी तो विलियम अंकल की भी कहानी बाकी है। उस छोटी सी बच्ची को इतना एक्साइटेड देख विलियम को भी हंसी आने लगी और हंसते हुए विलियम बोला, डरना मत अनन्या, अगर डर गई तो समझ लेना। इतना बोलकर विलियम ने अपना गला थोड़ा ठीक करते हुए फिर सामने रखी बियर की बोतल से एक बड़ा घूंट पीते हुए विलियम ने कहानी सुनाना शुरू किया। सो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? वेंडिगो की कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप भी वेंडिगो की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको और भी खूंखार वेंडिगो की कहानी बता सकें। और अभी तो एक कहानी और रह गई है जो विलियम अंकल भी बताने जा रहे थे, तो वो कहानी हम जानेंगे इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।